जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने आपसे कम्युनिटी में बोला था कि ये 9 PM पे वीडियो अपलोड हो जाएगी 21 जून को, यानी कल मैंने आपसे बोला था, लेकिन किसी कारण से ये वीडियो नहीं बन पाई थी, अपलोड नहीं हो पाई थी। तो इसको अब मैं बना रहा हूँ दोस्तों। रात के 3 बज रहे हैं, 3 AM यानी 22 जून आज है, और आज रात को 3 बजे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको कल मैं अपलोड करूँगा, मतलब आज ही अपलोड कर दूँगा 8 बजे 22 जून को। आज आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको जो चैप्टर 1 की थ्योरी है कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने आपको उसकी थ्योरी कराई है, और जो पहली वीडियो आई थी उसमें भी आपको मैंने 30 क्वेश्चन MCQ के कराए थे, जो पहले चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट बनते थे, तो वो करा दिए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे वो मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। लगभग 35 क्वेश्चन हैं। आपका वह चैप्टर 1 जो है M1R5 का, वो कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के बाद। ठीक है, ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, यानी जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है उसमें से आपको केवल ये देखना है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ाई की है, और आप इसमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हो। कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही है डेली। तो देखिए यार, मैं अभी ना थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए आपकी जो है डेली वीडियो नहीं आ पा रही हैं ओ लेवल की। मुझे भी आपकी फ़िक्र है, चिंता है, इसलिए अब मैं थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो डेली ओ लेवल के लिए बनाई जाए, और आप अपनी अच्छी तैयारी को जो है अपनी अच्छी कर सको। ठीक है भाई। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए भी ओ लेवल एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें। बस ये कमेंट भी आ रहा है कि सर हमारे जो 2 पेपर 2021 में हो चुके हैं, अप्रैल में भी एग्ज़ाम हुए हैं, मार्च में भी हुए हैं, तो जब भी आपके हुए हों, आपने 2 पेपर दिए हों या किसी ने 4 भी दिए हों, मेरा पर्पज़ ये कहने का, जिसने 2 पेपर दिए हैं और उनके 2 पेपर बचे हुए हैं, तो ये उनका डाउट है कि सर वो जो एग्ज़ाम होंगे बचे हुए हमारे 2, वो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न से होंगे या पुराने पैटर्न से ही होंगे। ठीक है। एक बच्चे का तो ये भी कमेंट था कि सर हमारे इंस्टीट्यूट वालों को भी नहीं पता है कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न से होंगे या पुराने पैटर्न से होंगे, तो प्लीज़ हमें थोड़ा बता दीजिए, ताकि हमको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है। तो अब जो आपके 2 बचे हुए एग्ज़ाम हैं भाई, वो आपके होंगे न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जुलाई 2022 से लागू होने वाला है, और आपके भी एग्ज़ाम होंगे, अपने भी लोग के होंगे, तो आप सभी के जो एग्ज़ाम हैं, अब जिसके जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं, वो सभी एग्ज़ाम न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। M1R5 आपका चैप्टर है ये 1। ठीक है। और जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, जो 3 वीडियो अभी तक करा चुका हूँ, 2 वीडियो थ्योरी की हैं, और एक वीडियो में 30 MCQ कराए थे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 35 इम्पोर्टेंट MCQ कराऊंगा, और ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मैं आपको बिल्कुल मतलब इतना कह सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेते हो तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन है ओ लेवल के रिगार्डिंग, आप सबको वहाँ पर वो टाइम से मिल जाती हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने दोस्तों। इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपसे पूछा है, बताओ कौन सी है? रैम है, रोम है, वर्चुअल मेमोरी है, या कैश मेमोरी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। रहा होगा, इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी? बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। रैम होगा, रोम होगा, या कैश मेमोरी होगा, या वर्चुअल मेमोरी होगा? देखिए, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी, वो रोम होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगर यहीं पर बात कर ले वोलेटाइल की, तो वो होती है आपकी रैम। इसको स्थाई और अस्थाई भी बोला जाता है। जो आपकी स्थाई होती है वो होती है रोम, और जो अस्थाई होती है वो होती है आपकी रैम। ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि आपको याद करने में, रिविज़न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम के समय पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, SQL का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा मैनेज करिए, दिख रहा होगा वैसे। SQL का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा है। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज?
इसमें से कोई नहीं। बताओ क्या इसका आंसर होगा। SQL का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या कितनी है। यानी जो BCD होता है इसकी फुल फॉर्म आप सभी को बतानी है कमेंट बॉक्स में, BCD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इनको डिजिट को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की जो है वो संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो BCD होता है उसको स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या 8 होती है, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट नहीं है ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पीच सिंथेसाइजर, ऑप्शन नंबर सी है MICR और ऑप्शन नंबर डी है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। बताओ। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी इनपुट होगा, अगर आउटपुट नहीं है तो बताओ। अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट होगा। तो इनपुट कौन सा है इसमें से, तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइनरी नंबर 1110 डेसिमल नंबर के बराबर है। कितने डेसिमल नंबर के बराबर है बताओ। 3, 4, 7 या 14 यानी 14। बताओ कौन सा सही आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको समझा दूंगा कि आप पूछना क्या चाहते हैं और आपको दिक्कत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जो वोलेटाइल मेमोरी है उसका उदाहरण आपसे पूछा है। CD-ROM, रैम, रोम या हार्ड डिस्क। बताओ। वोलेटाइल मेमोरी मैंने अभी आपको बताया भी था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल थी वो आपकी रोम थी, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा, हार्ड डिस्क हट जाएगा, CD-ROM आंसर बचा बी यानी रैम आंसर हो जाएगा। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप टाइम बोलते हैं कि इस टाइम वीडियो आ जाएगी लेकिन अपलोड नहीं करते। तो भाई यार टाइपिंग करने में भी बहुत समय लगता है, एक इनको क्वेश्चन को टाइप करने में, समझ रहे हो, तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा जो मैं टाइम अगर बोलता भी हूँ तो उस टाइम पे अगर वीडियो अपलोड ना हो तो समझ लीजिए कुछ दिक्कत ही होगी, इसलिए नहीं हुई है। अदरवाइज़ मैं आपको टाइम पे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है। तो टाइपिंग वगैरह में टाइम लग जाता है, बहुत चीज़ होती है, एडिटिंग वगैरह में भी बहुत टाइम लगता है। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है बताओ। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन सा आता है ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताओ। वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बताओ। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको मैंने मतलब जो पहले वाली वीडियो थी MCQ की उसको देख लीजिए जरूर सभी बच्चे। 30 MCQ कराए थे, इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो सभी एक्सप्लेन किया है कि कौन सा इम्पैक्ट होते हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट होते हैं। वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो रिविजन हो जाएगा और इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बताओ। तो कौन सा है बताओ। इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है तो डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर कौन कौन से हुए, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हुए। तो लिख सकते हैं आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। ये सभी आपके जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बेस 8 में संख्याओं को क्या कहा जाता है। बेस 8 में संख्या को क्या कहा जाता है, बेस 16 में संख्याओं को क्या कहा जाता है, बेस 10 में संख्याओं को क्या कहा जाता है और बेस 2 में संख्याओं को क्या कहा जाता है। बेस 8 में संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल सिस्टम बोला जाता है और बेस
16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल सिस्टम बोला जाता है और बेस 2 में संख्याओं को बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है। ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे 8 ना दे के 16 दे दे तो आपको हेक्साडेसिमल हो जाएगा, 8 ना दे के 10 दे दे डेसिमल हो जाएगा, और 0 और 1 दे दे तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। देखिए एक क्वेश्चन में आपको मैं कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में मान लो 30 क्वेश्चन भी हुए तो 3 चौक 12, 120 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। इस तरीके से अगर आप करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ लेवल एग्जाम को इतना पास करना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो। और अब तो मेरी नज़रों में बहुत ईजी हो गया है, SSC के समान ओ लेवल को कर दिया है इन्होंने, समझ रहे हो। मतलब 100 में से 33 नंबर नहीं ला सकते हो, SSC में भी 50 नंबर लाना होता है जब क्वालिफाई माना जाता है SSC। और इन्होंने 33 नंबर ही कर दिया है कि 33 लाओ क्वालिफाई कर लो। लेकिन एक लोचा भी तो है उसमें, प्रैक्टिकल भी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। तो ऐसे हल्के से पढ़ के मत जाओ, समझो बात को, ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। कुछ बच्चों का यह है कि सर MCQ कराओ, अरे भाई थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल में लिखना पड़ेगा, वो कैसे करोगे फिर आप बताओ। तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी कराता हूँ और आपको प्रैक्टिकल, मतलब जो चैप्टर की थ्योरी है उसको भी मैं इसलिए कराता हूँ कि आप प्रैक्टिकल को अच्छे से कर पाओ, क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, परीक्षा टेस्ट के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जब आप ओ लेवल का एग्जाम देने गए थे तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या मिलता है, OMR मिलता है ना, तो वो परीक्षा टेस्ट के लिए होता है, तो हो जाएगा OMR, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, OMR हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, OCR की फुल फॉर्म क्या है, MICR की फुल फॉर्म क्या है, और MCR की फुल फॉर्म क्या है। OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर, और MICR की क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और MCR की आप सभी को बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है बताओ। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या इस्तेमाल करता है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। इंकजेट टेक्नोलॉजी, थर्मल टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दीज, कौन सा सही आंसर होगा बताइए दोस्तों, कौन सा सही आंसर होगा। तो जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी दूर संचार की डिवाइस है बताओ। दूर संचार की डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉडेम है, या मॉनिटर है बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा। देखिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि ए सही होगा, बी सही होगा। मैं अगर चाहूँ तो आपको क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर लिखूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम ये वो कैसे करेंगे। मतलब भाई ठीक है भाई, आप करो, 4 ऑप्शन लिखो, मेरा टाइम बर्बाद होता है, आपका भी होता है। अब अगर आंसर डायरेक्ट लिखा होता, जैसे मान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम, तो मॉडेम बताओ, सीधा आगे बढ़ो, क्यों यार 5-10 सेकंड भी बर्बाद करते हो। तो ये है, लेकिन आपकी जैसी डिमांड है भाई, हम तो ऐसे वीडियो बना देते हैं। हमारा क्या है, हमारा बस टाइम जाता है बस। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार की डिवाइस है, मॉडेम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है। तो BMP हो जाएगा, या TST, JPEG एंड TST, या BMP एंड GIF। तो आंसर सही हो जाएगा आपका BMP एंड GIF, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो उसे क्या बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा बताओ। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बस क्या है। बस क्या है ये आपसे पूछा है। सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन, लॉजिकल फ्लो ऑफ रिजल्ट्स, लॉजिकल फ्लो ऑफ कंट्रोल, नन ऑफ दिस। तो जो आपका बस होता है वो सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन का एक सेट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वह नंबर सिस्टम जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करता है। मैंने अभी आपको बताया बेस 8 में, ये बेस 8 है ना, 8 होगी ना संख्या गिनोगे तो बेस 8 में संख्या को क्या बोला जाता है। तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। बेस 16 में हेक्साडेसिमल, और बेस 10 में डेसिमल नंबर सिस्टम, और बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है। 0 और 1 इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। MIDI का पूर्ण रूप क्या है। MIDI की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछी है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंटरनेट डिजिटल इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, या मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बताओ क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा भाई बताओ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
ठीक है, डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, मतलब ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है? मतलब हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? असेंबलर करता है, कंपाइलर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या एडिटर? कौन करता है इस काम को, बताओ। अरे कौन करता है, जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं, कंपाइलर जो होता है वही कंपाइल करने का काम करता है। हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में वो कन्वर्ट कर देता है, कोड को बदल देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेम खेलने के लिए उपयुक्त इनपुट डिवाइस, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कराया था, जो फर्स्ट वीडियो थी एमसीक्यू की, उसमें भी मिल जाएगा। जॉयस्टिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जॉयस्टिक लिखा है, जॉयस्टिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? अब कुछ बच्चों को ये कमेंट आएगा कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो, मतलब आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होती भाई साहब, है ना। चलो कोई नहीं, छोड़ो। मतलब यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? रात को 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, समझ लो बात को। तो सब्सक्राइब कर देना सभी जो भी देख रहा है, गुरु दक्षिणा में यही देके जाओ, और लाइक कर देना सभी। कंजूसी मत करना बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, ये समझ लेना पाप लगेगा जो भी बिना सब्सक्राइब किए जाएगा वीडियो को देखेगा तो। ठीक है, मतलब यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर देते हैं कुछ बच्चे, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या उनको पसंद नहीं आता। भाई सब्सक्राइब क्यों करते हो फिर, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैटर छोड़ो उस बात को, आप कर देना जो भी बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। तो यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है, बताओ भाई। तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बाइनरी अंक के समूह को क्या बोलते हैं? बताओ, बाइनरी अंक के समूह को क्या बोला जाता है? बताओ भाई। बिट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, निबल बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं 4 बाइनरी अंक के समूह को? तो उसको निबल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डीवीडी की शुरुआत कब हुई भाई साहब, बताओ। डीवीडी की शुरुआत कब हुई थी? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। क्वेश्चन अब दिखा होगा आपको। डीवीडी की शुरुआत कब हुई? 1996, 1999, 1995 या 1997? बताओ। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डीवीडी की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और डिजिटल वीडियो डिस्क भी अगर आपको कहीं पर दिखा मिले तो वो भी सही होता है। तो ए और सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत, पीढ़ी से क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्जाम में, ये समझ के चलना। और एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की पीढ़ी से ही देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखिए मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी कराऊंगा, पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा अच्छे से। उसके बाद उसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, चाहे एमसीक्यू 50 बनो, 60, 70 से 100 बनो, सारे एमसीक्यू आपको कराऊंगा। टॉपिक वाइज उसको क्लियर करूँगा। जैसे मान लीजिए कोई WWW है तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या है, कब पहला कौन सा है, किसने बनाया, सब कुछ आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये है, थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू, इससे आपके दोनों हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी क्लियर होगा और आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये आपसे पूछा है, तो बताओ। 1940 से ही कंप्यूटर की जो है प्रथम पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत यानी फर्स्ट जनरेशन इसको बोला जाता है, वो 1940 से ही स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट जो है वो आप देख लीजिए। शुरुआत 1940 से 1956 तक मानी जाती है, ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी पहली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था इसमें। ठीक है, इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, ये सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। इसमें चुंबकीय टैप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम है ENIAC, EDSAC, EDVAC, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, मार्क 2,
ठीक है, ब्रोज 2022 आदि और भी कंप्यूटर, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। आपको देखिए एग्जांपल में दे सकता है कि एनियाक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, IBM 701 पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 650 की किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में दे सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको नोट डाउन करना है, रिविजन करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा केवल। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है बताओ, सेकंड जनरेशन की शुरुआत कब से मानी जाती है। अभी आपने ऊपर देखा होगा 1956 तक तो फर्स्ट पीढ़ी ही चली थी भाई, 1940 से 1956 तक जो है आपकी फर्स्ट जनरेशन ही चली, तो उसके बाद 56 के बाद ही चली होगी ना सेकंड जनरेशन। तो बताओ कब चली, बताओ, ऑप्शन से देख के बता सकते हो तो बताओ, 1954, 1963, 1960 या 1965, बताओ। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन की जो शुरुआत, वो सेकंड जनरेशन की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है बताओ, 1956 से इसकी क्या होती है, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कब से होती है भाई, 1956 से। लेकिन ऑप्शन में तो सर 56 है ही नहीं, ऑप्शन में तो 56 है ही नहीं, 54 दिया हुआ है, 63 है, 60 है और 65 है, तो ऑप्शन भाई गलत टाइप कर दिया है लगता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है। 1956 से जो है द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है, और ये कब तक चला था, ये 1963 तक चला था सेकंड जनरेशन। ये आपको नीचे मिल जाएगा, देखिए ऊपर नहीं है लेकिन यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सेकंड जनरेशन के बारे में, इम्पोर्टेंट तथ्य है, शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है, ये सही बात है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही करना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है इसका विकास विलियम शोकले ने किया था 1947 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें चुंबकीय टैप का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में रिवीजन करने के लिए, या नोट डाउन बाद में भी कर सकते हो अगर आपके पास अभी नोटबुक या पेन अवेलेबल नहीं है तो। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम बता दो सर। अच्छा जी, IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, ये क्या है, इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आती है तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है। 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की जानते हो ना, कम्युनिटी में भी डाला था मैंने क्वेश्चन। जो देखिए कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चन है ना उनके आंसर किया करो आप, तभी आपको मतलब एक्सपीरियंस होगा कि आपको कितना आता है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर की शुरुआत है वो कब से कब तक मानी जाती है, वो 1964 से मानी जाती है या 1965 से मानी जाती है, बताओ। तो जो 1964 से ही जो है तीसरी पीढ़ी जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है, और ये कब से कब तक चला, 1971 तक ये चला है। नीचे आपको मिल भी जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरीके से आपको समझाने का मेरा मेन पर्पज़ है। शुरुआत 1964 से 1971 तक जो है मानी जाती है इसकी। इसमें आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी का विकास जैक किवली ने 1958 में किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी SSI है ये, ठीक है, SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था, इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ठीक है। तो ये क्या है, इस पीढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं, और ये इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। चौथी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है बताओ, चौथी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1971 से है इसकी शुरुआत मानी जाती है चौथी पीढ़ी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। शुरुआत 1971 से 1989 तक मानी जाती है। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी VLSI का प्रयोग किया गया था। VLSI की फुल फॉर्म क्या है जी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है। और इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ इसमें किया गया था। और इसका जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये जो 4 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत बताओ कब से मानी जाती है, तो 1989 से, ठीक है, 1989 से पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके बारे में वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं। इसकी शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी ULSI का प्रयोग किया गया है। देखिए जो फोर्थ पीढ़ी थी उसमें VLSI का प्रयोग किया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पाँचवीं पीढ़ी में किसका है, ULSI का, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है, सेम है लेकिन U का और V का मतलब अलग है बस, ठीक है, बाकी सेम है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था, किसमें, पाँचवीं पीढ़ी में। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बताओ,
ये आपके लिए है, बताओ बताओ भाई जल्दी, नींद आ रही है फिर मुझे। बताओ क्या आंसर होगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के? बताओ, आकार के आधार पर पूछा है आपसे, तो आकार के आधार पर मतलब बड़े कितने हैं कितने छोटे हैं उनके आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? जो सबसे बड़ा होता है वो आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप आता है जो अखिलेश यादव ने दिया था, हमारे पास भी है। उसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर, उसके बाद आता है नोटबुक कंप्यूटर, और उसके बाद है आपका टैबलेट कंप्यूटर, जो फ़ोन की तरह योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, उसको टैबलेट बोला जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार में बांटे जाते हैं जी? कार्य के आधार पर 4 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसका आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर हैं वो सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, क्रेवन, सिद्धार्थ, नन ऑफ दिस कौन सा सही आंसर होगा बताइए। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड का यानी विश्व का जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्रेवन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा रे? क्रेवन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है ASCII, इसको अगर मैं बोलूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ASCII, ये हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टडी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरफेस, या अमेरिकन स्टूडियो कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म होता है। अब 2 क्वेश्चन रहेगा भाई नीचे जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, शायद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा भाई सभी को। CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एरिया डिज़ाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजिट, या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। CAD की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन आज का बचा है भाई। मज़ा आ गया ना क्लास को करने के बाद? तो थोड़ा टाइम दिया करो मुझे क्वेश्चनों को टाइप वाइप करने में। शायद GUI का पूर्ण रूप क्या है बताओ? अबे हट जा। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। अरे छोड़ो, आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बाकी क्यों, मेरा मतलब बोर होता हूँ मैं क्वेश्चन बार बार बोलने में, 4 ऑप्शन बोलने में यार। मेरा बस आप ये बोल दो कि सर आप क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर बताओ, तो आपका भी रिवीजन होगा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा भाई साहब, और क्या होगा। ठीक है, और हमारा टाइम भी बच जाएगा क्वेश्चन को। अब देखिए, एक जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। अब ये 3 जो नीचे लिखे हैं ये तो खामखा लिखे हैं ना, ये खामखा ही तो लिखे हैं, बताओ फालतू के लिखे हैं, इनमें टाइम बर्बाद हुआ है लिखने में। ठीक है, तो ये 3 जो लिखे हैं ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, ये बेफालतू में लिखे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर पकड़ो और आगे बढ़ो भाई, ये है मेरा कहने का मेन मकसद। खैर, आपको जो समझ में आता है आप करो। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो है आपके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। M1R5 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखिए कुछ बच्चों का यार क्या है, कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने M1 और M2 जो है वो दे लिया है मार्च में अप्रैल में, जब भी इनके एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में। तो कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर M3 और M4 कराओ, M3 M4 कराओ, इसको पढ़ाओ। तो इसके बाद जो एक वीडियो है वो M4 की डाल दूंगा और M3 की भी डाल दूंगा, पाइथन की। ठीक है, तो साथ साथ मतलब यार उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि 3 वीडियो एक दिन में अपलोड करूँ यार। कोशिश करता हूँ मैं पूरी आपके लिए, ऐसा नहीं है, मेहनत भी करता हूँ मैं। तो जो हो सकता है M4R5 जो आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग, वो ईजी भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना वो पाइथन पे देना है। ठीक है, पाइथन आपको थोड़ा अटका सकती है ओ लेवल में, ये मेरा कहने का मेन मकसद है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, थ्योरी करा दी, रिवीजन करा दिया, MCQ करा दिए, अब कुछ नहीं बचा। इसको बस अब आपको लिख के याद करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर आएगा आपका 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आ जाएगा, टाइप करने में क्वेश्चन को समय लगेगा। तो उसके बाद उसकी थ्योरी मैं आपको कल ही करा दूंगा। ठीक है, कल ही उसकी थ्योरी आपको मैं करा दूंगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो भी ओ लेवल के रिगार्डिंग, ट्रिपल सी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आती है आपको वहाँ पर मिल जाती है समय से पहले। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। और सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ये आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देके जाना है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पाप लगेगा जो बिना सब्सक्राइब किए हो जाएगा तो। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।